फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे फ्रेंड्स हो। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड, इसका पहला पार्ट मैंने पहला पार्ट पे मैंने रिएक्शन दिया है फ्रेंड्स। वो भी वीडियो और ये भी वीडियो दोनों एक ही साथ आएगी। मैं दोनों को एक ही साथ अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। और ये वीडियो है मराठा एम्पायर आफ्टर पानीपत वॉर हिस्ट्री फ्रेंड। और ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले बनाया है फ्रेंड्स, और ये मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स वो है सेकंड पार्ट। और ये जिस चैनल का वीडियो है फ्रेंड्स वो मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। ये बहुत अच्छा इस चैनल का वीडियो होता है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं हम पार्ट 2। उसके बाद हम फ्रेंड बात करेंगे। हाँ, उससे भी पहले फ्रेंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। और आपको मेरे को कमेंट्स ज़रूर भेजना है फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स के माध्यम से मेरे को मराठा इतिहास के बारे में डीपली पता चलता है फ्रेंड्स। मेरे को ये वीडियो से भी पता चलता है और आपके कमेंट से भी मेरे को काफ़ी हेल्प होती है फ्रेंड्स। काफ़ी मेरे को पता चलता है ये। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 2 3 स्टार्ट। एक बार माधवराव से मिलने अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने वसई में खुद का सेना स्थल बनाने की अर्जी पेश की, पर माधवराव ने अंग्रेजों को कभी भी अपने राज्य में घुसने नहीं दिया। इस बीच निजाम ने संधि तोड़कर मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। निजाम को लगा कि अब शेर घायल है, ऐसे में वो पुणे तक फैल सकता है, पर हुआ इसका ठीक उलट। जवाबी हमले में माधवराव, मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव ने निजाम अली खान को कड़ी मात देते हुए वो क्षेत्र भी जीत लिए जो निजाम के पास थे। 10 अगस्त 1963 का ये युद्ध राक्षस भुवन युद्ध कहलाया। राक्षस भवन। इस युद्ध में माधवराव होलकर सबसे वयोवृद्ध वरिष्ठ थे। ऐसे में युद्ध की जिम्मेदारी 18 साल के माधवराव पर थी। भले ही उम्र कम थी, पर साहस बाजीराव जैसा था। इस युद्ध की फुंकार दिल्ली तक सुनाई दी और हिंदुस्तान को ये अंदाजा हो गया कि घायल शेर अब ठीक हो गया है। स्वराज्य में हर एक योद्धा का घायल शेर भी घातक होता है फ्रेंड्स। और इतिहास गवाह है कि जब जब आत्मबल बढ़ा है तब तब मराठा साम्राज्य अटक के पार फैला है। माधवराव पेशवा ने निजाम पर न सिर्फ विजय पाई बल्कि उसका हौसला भी तोड़ दिया। नतीजतन इसके बाद निजाम ने कभी भी स्वराज्य पर सीधा आक्रमण नहीं किया। निजाम को काबू में करने के बाद माधवराव के निर्देशन में महादजी शिंदे दिल्ली पर एक बार फिर से भगवा फड़काने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पर दिल्ली फतह करने के पहले यहाँ दक्षिण में महत्वाकांक्षी हैदर अली ने 1764 और 1767 के बीच 2 बार स्वराज्य को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की, पर माधवराव पेशवा ने अपनी बहादुरी से हैदर अली को कड़ी मात दी। हैदर अली एक हिंदू राज्य का पंत प्रधान था, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण उसने एक खुशहाल राज्य को सल्तनत में बदलकर खुद को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। हैदर अली के कार्यकाल में मैसूर सल्तनत तलवार की नोक पर समंदर तक फैली और उसने अपने बहादुर बेटे टीपू से भी वही कराया जो उसने जिंदगी भर किया। पर सोचने वाली बात यह है कि बहादुरी और ताकत होने के बावजूद हैदर अली कभी मराठाओं को हरा नहीं पाया, बल्कि जब जब उसने मराठाओं पर आक्रमण किया तब तब महादजी शिंदे और माधवराव ने उसे हराकर स्वराज्य को मैसूर तक फैलाया। दूसरे युद्ध के बाद हैदर अली ने शरणागति लेते हुए पेशवा के सामने मैसूर को रख दिया।
और उसके बदले पेशवा माधवराव ने हैदर को मैसूर का नवाब घोषित किया। जब महादजी शिंदे और माधवराव दक्षिण भारत पर विजय पताका लगा रहे थे, तब पेशवाओं की राजधानी पुणे में नाना फडणीस अपनी राजनैतिक सूझबूझ से पेशवाओं के आंतरिक मामले संभाल रहे थे। निजाम को हराने और मैसूर पर भगवा फड़काने का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, जिसे पेशवा माधवराव ने एक बार फिर से पूरा किया। माधवराव पेशवा एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने दुश्मनों के सर भी झुकते थे। उस वक्त पेशवाई से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही थी और माधवराव को किसी कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। पर जाते जाते पेशवा माधवराव ने 1771 में महादजी शिंदे को पूरे भारत पर मराठा फरमान जारी करने का आदेश दिया। माधवराव को अब किसी भी तरीके से उन रोहिल्लाओं को सबक सिखाना था जिन्होंने कई मराठा सरदारों की हत्या की थी। नाना फडणीस ने कार्यकाज अपने हाथों में ले लिया और महादजी शिंदे पूरी सेना को लेकर उत्तर भारत की ओर निकल पड़े। महादजी शिंदे मराठा साम्राज्य के वो अकेले सेना नायक थे जिन्होंने रोहिल्लाओं, मुगलों, हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों को एक के बाद एक लगातार हराया था। पानीपत की लड़ाई के बाद अब्दाली के लिए कभी पीछे देखने की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि 1771 के आते आते पंजाब के जिन राज्यों को अब्दाली जीत चुका था, वो सभी राज्य सिख योद्धाओं ने वापस पा लिए थे और इस तरह अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को आधिकारिक सरहद मिल गई। सिख योद्धाओं ने अफगानी सेना को अंत तक सरहद के उस पार रहने पर ही मजबूर किया। दूसरी ओर महादजी शिंदे ने दिल्ली पर एक बार फिर विजयश्री प्राप्त की और इसके साथ ही आलम शाह को एक बार फिर से गद्दी पर बिठा दिया और इसके साथ ही मराठा फिर से तय करने लगे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। महादजी शिंदे यहीं नहीं रुके, कौन दिल्ली बैठेगा? छोड़ महादजी शिंदे की सेना रोहिलखंड की तरफ रवाना हुई। पानीपत में जिन रोहिल्लाओं ने मराठा योद्धाओं को धोखे से मारा था, उन सभी को महादजी शिंदे ने इस तरह खदेड़ा कि रोहिलखंड हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो गया। साथ ही साथ नजीब उल दौला की कब्र को तोड़कर उसकी हड्डियों को चारों तरफ फेंक दिया। रोहिल्लाओं के साथ ये होना इसीलिए जरूरी था क्योंकि पानीपत की लड़ाई उन्होंने गलत तरीके से शुरू की थी। पानीपत की ये तीसरी लड़ाई तलवारों और बंदूकों के बीच हुई थी। दत्ताजी शिंदे और उनकी सेना के पास तलवारें थी, पर दुश्मन के पास बंदूकें थी। इस लड़ाई में दत्ताजी भागकर दिल्ली से जयपुर जा सकते थे, पर मराठाओं ने पीछे मुड़ना कभी नहीं सीखा। जैसे ही दत्ताजी की सेना आगे बढ़ती, वहीं दूसरी तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती और इस तरह से हर एक मराठा योद्धा मारा गया। आखिरी समय में रोहिल्लाओं और नजीब ने दत्ताजी को पूछा, क्यों पाटिल, और लड़ोगे? दत्ताजी ने जवाब दिया, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। और आखिरकार 10 साल के बाद इन सब बातों का बदला महादजी शिंदे ने लिया। बहुत अच्छा वीडियो था फ्रेंड्स। मैं तो ये सब देखती हूँ ना, तो मैं तो एकदम प्राउडनेस से मेरी आंख भर जाती है फ्रेंड्स, ये सब मतलब देख के फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत अच्छी थी और ये सेकंड पार्ट था फ्रेंड्स। और फर्स्ट पार्ट मैंने पहले मतलब अपलोड किया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखना। और ये सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स।
और इसमें जो मतलब मराठा की गौरव गाथा थी फ्रेंड्स, वो मतलब माधवराय पेशवा उनके आसपास थी फ्रेंड्स। और वो केवल 18 ईयर्स ओल्ड, केवल 18 साल के फ्रेंड्स, और उनको पेशवा बना दिया गया। यानी पेशवा, यानी मैंने एक वीडियो में पूछा था फ्रेंड्स कि पेशवा मतलब क्या, और आपने मेरे को कमेंट्स किया था आप सबने फ्रेंड्स के पेशवा मतलब एक तरह का बड़ा प्रधान, यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फ्रेंड्स। और केवल 18 साल में फ्रेंड्स, और 18 साल में भी फ्रेंड उन्होंने जो युद्ध किया वो मतलब 1800 साल का एक्सपीरियंस लेके उन्होंने युद्ध किया फ्रेंड्स। और एक मेरे को बहुत अच्छा लगा जो इसमें बोला गया कि फ्रेंड जब जब आत्मबल बढ़ा है तब तक मराठा अटक के पार गया है। यानी फ्रेंड मैं सुनती हूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो में रिएक्शन दिया था, उसमें फ्रेंड मैंने देखा था कि मराठा साम्राज्य जो था फ्रेंड्स वो अटक से लेके कटक तक गया था फ्रेंड्स। तो मतलब ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य फैल गया था फ्रेंड्स। और एक टाइम तो फिर ऐसा होता था फ्रेंड कि दिल्ली में क्या होगा, क्योंकि दिल्ली तो सालों से फ्रेंड्स एक कैपिटल रही है, मतलब एक अभी भी है और पहले भी मतलब ये महत्वपूर्ण मानी जाती थी दिल्ली। तो मतलब दिल्ली में क्या होगा वो मराठे तय करने लगे फ्रेंड्स। तो आप मतलब सोच लो कि कितने प्रबल हो गए। और ये जो उन्होंने जो ये पोजीशन पाई थी ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला है फ्रेंड्स कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके फ्रेंड पेशवा तक फिर इनकी जो गाथा है वो गौरव बढ़ता गया फ्रेंड, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज से ये सूर्य उदय हुआ था, होता ही गया, चमकता गया। और फ्रेंड्स मतलब मुगल को फ्रेंड्स कभी भी मराठों ने चैन की सांस नहीं लेने दी फ्रेंड्स। और जैसे मतलब माधवराय पेशवा जी इसमें जो बोले फ्रेंड, वो तो सिर्फ 18 साल में। और इसमें एक और बोला गया फ्रेंड्स के शेर घायल, लेकिन शेर घायल भी घातक होता है फ्रेंड्स। तो ये पेशवा हमारे जो माधवराय पेशवा जी थे उन्होंने दिखा दिया फ्रेंड्स के घायल शेर भी घातक होता है। तो ये बहुत अच्छा वीडियो था। और एक मैं देखी फ्रेंड्स के पानीपत की लड़ाई, जो तीसरी लड़ाई थी फ्रेंड्स, वो मतलब बंदूक विस तलवार हुई थी। मराठों के पास तो तलवारें थी और जो सामने थे उनके पास तो बंदूकें थी फ्रेंड्स। तो फिर कैसे जीतते मराठे? ये तो सरासर मतलब दगाई हुआ ना। और थे फ्रेंड्स ये जो मुगल थे और बाहर से जो लोग आए थे ना फ्रेंड्स, वो मतलब हमेशा हमारे जो वीर है और हमारे वीरों और हमारे शेरों से फ्रेंड्स, ये लोग हमेशा से ही दगे से ही लड़े हैं। अगर विदाउट ये दगा लड़ते ना तो ये लोग कहीं टिकते ही नहीं है। हमेशा लाखों हजारों लाखों की संख्याओं में आते थे फ्रेंड्स और दगे से जीतते थे। सामने हम हमेशा हमारे जो वीर मराठा होते थे फ्रेंड्स, वो 100 की संख्या में, जब सामने लाखों की संख्या में आते थे, हमारे इधर से मराठा भाई जो थे वो फ्रेंड हजारों की संख्या में जाते थे। और मुगल जब हजारों की संख्या में आते थे तो हमारे जो मराठा भाई थे वो 100 की संख्याओं में जाते थे। फिर भी मतलब उनके दांत खट्टे करके आते थे उन लोगों की, एक दगे से लड़ते थे और इतनी संख्याओं में लड़ते थे फ्रेंड्स। फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज से स्टार्ट हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने फ्रेंड मैंने एक वीडियो में देखा था 365 किलो पे जीत हासिल की थी फ्रेंड, 365 किले। और फिर आगे आते तो मराठा ने पूरे हिंदुस्तान पे परचम लहरा दिया फ्रेंड्स। तो हम मराठा की बात फ्रेंड जितनी करें, उनकी गौरव गाथा जितनी गाए उतनी कम है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और एक बात मैं बोलूँगी ना फ्रेंड्स,
इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये मेरे मन से रिलेटेड है। मेरे को मतलब मेरे मन में बार बार आती है। हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है ना फ्रेंड्स, वो उनकी मेरे को जो 2-3 बातें हैं बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, कि वो दुश्मन के सामने तो शेर जैसे थे फ्रेंड्स, लेकिन उनकी प्रजा जो थी उनके सामने फ्रेंड कोमल पिता जैसे थे। उन्होंने कभी राजा बन के राज नहीं किया फ्रेंड, उन्होंने पिता बन के राज किया है फ्रेंड्स। तभी सन 1600 में हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज आए फ्रेंड्स, और सन 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। और आज चल रहा है 2022 फ्रेंड। तब जितने दिलों में राज करते थे फ्रेंड्स, आज भी उतने ही हमारे दिलों में देवता समान विराजमान है फ्रेंड्स, हमारे श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फ्रेंड्स। तो ऐसे थे हमारे मराठा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड, मेरे को तो ये बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट्स नहीं भूलना। हाँ, और अब मिलते हैं फ्रेंड्स इसके तीसरे पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।